साल 1994 में हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और हिंदुस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन जाना था जो भारत का पक्ष रखता पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद की पैरोकारी करने के मामले में। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने चुना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को, जो विपक्ष में बैठे थे मगर मुखर वक्ता थे और प्रखर राष्ट्रवादी थे, भारत का पक्ष रखना जानते थे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया और कहा कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ जाना है और भारत के डेलीगेशन में शामिल होना है, जिसमें सलमान खुर्शीद जैसे कानून के जानकार व्यक्ति भी जा रहे थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको भारत की तरफ से भारत का पक्ष रखना है और पाकिस्तान को अलग थलग करना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस भूमिका को बखूबी निभाया और वो दिन था कि आज का दिन है। लोग ऐसी राजनीति के लिए तलबगार हो गए, ऐसी राजनीति को लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके का एक दृश्य 2025 में भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद देखने को मिला, जब पहलगाम में एक पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घटना घटी। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएशन में आतंकियों के ऊपर प्रहार किया, आतंकियों के ठिकाने को निस्तानाबूद किया। उसके बाद अब शुरू होता है डिप्लोमेटिक वार। डिप्लोमेटिक वार में भारत ने अपने 7 सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं और उन 7 डेलीगेशनों का यह काम होगा कि वो दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे और उन देशों को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में खून की नदियां बहाने पर तुला हुआ है, भारत के निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहा है और किस तरीके से भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद को बेनकाब करते हुए रिटेलिएट किया है। तो पाकिस्तानी आतंकवादी कैंपों को तबाह किया गया है, एक आतंकवादी मसूद अजहर के पूरे खानदान को मारा गया है और जब उन आतंकवादियों की मदद में पाकिस्तानी सेनाएं आई तब जाकर के पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी भारत ने निस्तानाबूद किया है और कैसे भारत ने मानवता की सोच रखने वाली अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हुए आतंकवाद की सोच को समाप्त करने का जिम्मा उठाया है। इसमें एक नया विवाद सामने अचानक देखने को मिला है जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने शशि थरूर का चयन किया है। अब इसकी प्रक्रिया मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस से 4 सांसदों के नाम मांगे थे। अब मजेदार बात यह है कि उन 4 सांसदों में से एक भी सांसद को इन डेलीगेशंस में नहीं रखा गया है। कांग्रेस इस बात पर बिफरी हुई है। अब उन 4 सांसदों के नाम आपको मैं शॉर्टली बता देता हूं। सैयद नासिर हुसैन, गौरव गोगोई, ये वही गौरव गोगोई है जो 15 दिन पाकिस्तान में बिता चुके हैं और 90 लोगों को पाकिस्तानी दूतावास में भी लेके गए थे। प्रोफेसर आनंद शर्मा जो विदेश मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, और एक नाम है राजा बरार का जो लुधियाना से चुनाव लड़कर जीतते आ रहे हैं और सिख कम्युनिटी के बड़े यंग लीडर्स हैं। लेकिन इन चारों के नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने शशि थरूर का नाम चयन किया है और शशि थरूर को एक जो डेलीगेशन मिला है उस डेलीगेशन में अभी कौन कौन लोग जाएंगे यह नाम तय नहीं है। लेकिन शशि थरूर को जाने का मौका मिला है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की अपनी एक अहम भूमिका बताई जा रही है इस सीज फायर को कराने में और वह स्वघोषित भूमिका अमेरिका स्वयं बता रहा है। यूएन में काम करने का एक बड़ा अनुभव शशि थरूर के पास है। 29 साल उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया है। यूनाइटेड नेशन के साथ किन किन देशों के कैसे कैसे रिश्ते हैं, पूरे डिप्लोमेटिक रवैये को वैश्विक स्तर पर शशि थरूर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अंग्रेजी भाषा पर उनकी एक अच्छी पकड़ है और शशि थरूर की बायोग्राफी की अगर बात किया जाए तो उनका एक अपना बड़ा राजनीतिक अनुभव है। पूरी दुनिया के साथ, तमाम देशों के साथ उनके अपने अलग तरह के अपने रिश्ते हैं। 4 बार वो तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस की तरफ से सांसद रह चुके हैं। 2009 से 2010 तक वो विदेश राज्य मंत्री रहे हैं और 2012 में एचआरडी में राज्य मंत्री रहे। इसके अलावा कई अहम संसदीय कमेटियों में वो अध्यक्ष पद की भूमिका सुशोभित कर चुके हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो लाइफ टाइम मेंबर हैं। 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। 1978 से उन्होंने अपना यूनाइटेड नेशन में कार्यकाल शुरू किया था और 1978 से 1981 के बीच पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपना सेवाएं भी दिया था। तो कुल मिलाकर के उनके पास अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है और यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने जिन 4 सांसदों की सूची दिया था उन 4 सांसदों में अगर प्रोफेसर आनंद शर्मा को छोड़ दिया जाए तो किसी के पास भी
शशि थरूर जैसा बड़ा राजनीतिक और डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आनंद शर्मा के नाम पर जरूर विचार होना चाहिए। यह बात इस देश का एक निष्पक्ष मीडिया, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स जरूर कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में भी इस बात को लेकर बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में तो उथल पुथल है ही, क्योंकि पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, लगातार ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो वो विपक्ष के साथ साथ अपने ही नेताओं को और अपनी ही मीडिया को भी एक बड़ी समस्या में डालते चले आ रहे हैं। अब उन लोगों की बात करेंगे जिन 7 सांसदों को इस डेलीगेशन के नेतृत्व के रूप में चुना गया है। उनमें सबसे पहला नाम शशि थरूर का है, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। रविशंकर प्रसाद, जो बीजेपी से आते हैं, पटना साहिब से सांसद हैं। संजय कुमार झा, जो जेडीयू से आते हैं। इसके अलावा बैजयंत पांडा, जो भाजपा से आते हैं। कनिमोझी, जो डीएमके से सांसद है। सुप्रिया सुले, जो एनसीपी से सांसद है। और श्रीकांत शिंदे, जो शिवसेना से सांसद है, शिंदे गुट की शिवसेना से सांसद है। तो कुल मिलाकर के ये 7 सांसद अपनी 7 कमेटियों का गठन का नेतृत्व करेंगे। अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को उजागर करेंगे, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करेंगे। जिस तरह से आईएमएफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कर्जा दिया है और उस पैसे का पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने में लगाएगा, पूरी कोशिश रहेगी इन सब की कि दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर भी इस देश में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। जब से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट किया है, तब से असदुद्दीन ओवैसी सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सरकार के साथ समता और सरकार के साथ मान्यताओं पर एक बड़ा विवाद सदैव से ही छिड़ा रहता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में यह माना जाता है कि वह हार्डकोर मुस्लिम लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर आलोचक हैं। लेकिन उनका यह मानना है कि वो राष्ट्र के लिए बोलते हैं और बोलते रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के हितैषी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के हितैषी हैं। और वो चूंकि लंदन से पढ़े हैं, कानून के विषय में उन्हें बड़ी जानकारी है, इसलिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने उनका भी चयन किया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वह किस प्रतिनिधिमंडल में किन देशों में जाएंगे। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि उनको किसी न किसी मुस्लिम राष्ट्र में ही भेजा जाएगा, क्योंकि वह एक कट्टरपंथी मुस्लिम चेहरे के रूप में भी देखे जाते हैं। और इस बात का बड़ा असर होगा कि जब वो भारत की तरफ से जाएंगे और पाकिस्तान के आतंकवाद को मुस्लिम देशों में ही बेनकाब करेंगे। जब शशि थरूर से यह पूछा गया कि आपकी पार्टी के अंदर एक इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और आपका नाम आपकी कांग्रेस कमेटी ने भारत सरकार को नहीं दिया था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने आपके नाम का चयन किया और कांग्रेस द्वारा दिए गए 4 नामों को हटा दिया गया। आप कैसा सहज महसूस कर रहे हैं? शशि थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस दिए गए निमंत्रण से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होने पर, सर्वदलीय सांसद टीम का हिस्सा होने पर मैं वाकई अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं देश के काम आने की थोड़ी बहुत क्षमता रखता हूं। सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन का मौका दिया, दुनिया के सामने देश के विचार रखने का मौका मिलेगा और अपने डेलीगेशन टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। राष्ट्र हित में जब भी जरूरत होगी मैं सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करूंगा। इसके संबंध में पार्टी और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के अंदर राष्ट्रवाद बनाम अवसरवाद की एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है। निष्पक्ष राजनीतिक लोग और निष्पक्ष पत्रकार और इंटेलेक्चुअल लोग इस पूरी भूमिका में इस बात को तलाशते हैं कि राष्ट्रवाद में अवसरवाद की भूमिका हर राजनेता हर समय आखिर तलाश ही लेता है। आप क्या समझते हैं? आपको जो भी मैंने आज शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और 7 डेलीगेशन टीम के विषय में छोटी सी जानकारी अपने इस छोटे से वीडियो में दिया, आपका अपना क्या आकलन है भविष्य की राजनीति को और वर्तमान की इस देश की राजनीति के विषय में मेरे वीडियोज के कमेंट सेक्शन में जरूर दाखिल करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।